हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा फेज डिफरेंस क्या है, पाथ लेंथ क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है और रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस क्या है। रिलेशन मैंने आप लोग को बताया था फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस क्या है। तो हमने कहा था कि अगर फेज डिफरेंस आपको निकालना है, फेज डिफरेंस फाई है ना, फॉर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू क्या, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई फेज डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें बताना था कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसे सोर्सेस जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस एमिट करते हैं उन्हें कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। क्या, द टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट light of same frequency, they emit light of same frequency with zero or constant phase difference, with a zero or constant phase difference continuously। ऐसा नहीं किसी एक टाइम इक्वल हो गया बाकी सब चेंज और नहीं, कंटिन्यूसली। तो इन कोहेरेंट सोर्सेस की भी बात आती है। द सोर्सेस which cannot emit the light with constant phase difference, the sources which cannot emit light with a constant phase difference are known as incoherent sources। उन्हें क्या कहते हैं? incoherent sources कहते हैं। coherent sources फाइंड करने के लिए भाई दो अलग अलग सोर्सेस हैं, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट्स को ये इमिट कर रहे हों, अलग अलग सोर्सेस के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अलग अलग सोर्सेस के लिए, टू डिफरेंट सोर्सेस के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोहेरेंट हो जाएं। तो कैसे फिर कैसे कोहेरेंट बनाते हैं? तो पहले बताते हैं आपको कोहेरेंट बनाते कैसे हैं। एक काम कीजिए, एक प्लेन पेपर लीजिए, अगर ये ब्लैक होगा ज्यादा अच्छा है। एक प्लेन पेपर लीजिए, एक ब्लेड से उस प्लेन पेपर पर पतला सा चीरा लगा दीजिए। ये पतला सा चीरा लगा हुआ है, ये स्लिट का काम करेगा। किसका काम करेगा? थिन स्लिट का काम करेगा। एक और पेपर लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेपरेशन पर ऐसे दो चीरे और लगा दीजिए, तो वहां दो स्लिट बन गई। अब ऐसा कीजिए, ये देखिए, एक पेपर पर मैंने एक स्लिट आपको दिखाया इस तरीके, ये स्लिट पर मैंने ये स्लिट बना दिया। दूसरे पेपर पर हमने कहा दो स्लिट बनाइएगा, थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे तो बेटर होगा, ऐसे, ठीक है। अब जब किसी एक ही सोर्स से लाइट आकर के इस थिन स्लिट को इल्यूमिनेट करेगी, तो थिन स्लिट के भीतर के पार्टिकल्स एज ए न्यू सोर्स बिहेव करेंगे। कैसे? एज ए न्यू सोर्स बिहेव करेंगे, तो इनसे सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस होंगी, स्फेरिकल सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस होंगी, ऐसी डाइवर्जिंग रेज निकलेगी, इसके स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस होगी। स्फेरिकल का सिलेंड्रिकल समझ लीजिए, स्लिट ऐसी अगर है तो सिलेंड्रिकल वेव ऐसे सिलेंड्रिकल वेव प्रोड्यूस होगी और आगे बढ़ती जाएगी।
तो भैया लेकिन यहां से निकलने वाले सेकेंडरी वेव ये दोनों स्लिट को S1 को और S2 को एक साथ इल्यूमिनेट करेंगी। अगर दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड, इफ S1 and S2 are placed symmetrically with respect to this slit S, then the secondary waves emitting from source S, slit S, illuminate simultaneously the slits S1 and S2, एक साथ उनको illuminate करेंगी। Then they slits S1 and S2 become source of secondary wave simultaneously, एक साथ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव बनेंगे, एक साथ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव बनेंगे। इस तरीके से दोनों वेव इमिट करेंगे। ओके, एक साथ दोनों ये वेव इमिट करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा होगा क्या, एक साथ इमिट करेंगे। तीन सेकेंडरी वेव के बीच में कुछ सुपरपोजिशन हो रहा है, दोनों देखिए निर्विरी जो कुछ भी है। लेकिन खास बात इसमें यह है, खास बात इसमें यह है कि दोनों सोर्स एक साथ एनर्जी रिसीव कर रहे हैं और एक साथ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो दोनों सोर्स ऑलवेज एक जैसा बिहेव करेंगे। तो इनके द्वारा जो वेव प्रोड्यूस की जाएंगी ऑलवेज एक जैसी वेव प्रोड्यूस की जाएंगी। उनके बीच में फेज डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस होगा, या तो जीरो होगा और कांस्टेंट होगा, और फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरह से स्लिट्स S1 और S2 कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस वाली लाइट इमिट कर रहे हैं और जिनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है। ये कोहेरेंट सोर्सेस हुए। कैसे सोर्सेस हुए? कोहेरेंट सोर्सेस हुए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप दो अलग अलग सोर्सेस की बात कर लो, क्या दो अलग अलग सोर्सेस की बात कर लो, तो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने लिया क्या, दो अलग अलग सोर्सेस, माना कि दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ए सोर्स ऑफ लाइट is a monochromatic source of light, it produces monochromatic light if it emits only a light of one frequency, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करती है, एक ही कलर की लाइट इमिट कर रहा है। कोई सोर्स एक ही कलर की लाइट इमिट कर रहा है, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वेवलेंथ इमिट कर रहा है, तो उसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, या उसके द्वारा प्रोड्यूस लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है तो उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। जैसे सोडियम लैंप होती है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है, रेड कलर के लिए अलग, ग्रीन कलर के लिए अलग, वगैरह वगैरह। सोडियम लैंप, सोडियम वेपर लैंप वगैरह। तो माना कि क्या बताया मैंने, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया आपने, मतलब ये जो है एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करेगा, दूसरा सोर्स जो है वो भी एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करेगा। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा एमिटेड लाइट्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, जरा इस बात पे विचार करते हैं। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, कितना भी छोटा हो, टिनिएस्ट सोर्स ऑफ लाइट, टिनिएस्ट सोर्स ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स। कोई भी छोटा से छोटा सोर्स ऑफ लाइट होगा, उसमें मिलियंस एटम्स होते हैं। ओके, एंड डिफरेंट एटम्स ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट emit the light at an instant of time. The whole sample या source of light as a whole cannot produce a light. जो source of light है ना, जिसे माना कि मेरी फिंगर है, इससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये पूरा पोर्शन एक ही लाइट एमिट कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसके जो अलग अलग पार्ट है ना, इसमें 3 एटम मान लीजिए, ये 3 एटम, ये अलग अलग जो पार्ट हैं, ये लाइट इमिट कर रहा है, ये लाइट इमिट कर रहा है, ये लाइट इमिट कर रहा है, जो हमको लाइट दिखाई दे रही है, सबकी कंबाइंड लाइट दिखाई दे रही है। तो हमको ये कंबाइंड लाइट दिखाई दे रही है,
अलग अलग एटम्स अलग अलग लाइट एमिट करते हैं। सारे एटम एक साथ लाइट एमिट करते हैं ऐसा भी नहीं है, और एक ही लाइट हमेशा लाइट एमिट करता रहता है ऐसा भी नहीं है क्या? डिफरेंट एटम्स ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट emits the light, emit the light. The source of light as a whole cannot produce a light. ओके, सिंगल लाइन में अगर इस बात को हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? इंडिविजुअल एटम्स प्रोड्यूस लाइट, emit light. The whole, the source as a whole, the source as a whole does not produces light. As a whole लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना? तो ये बात है, एटम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या बताया कि टीनिएस्ट सोर्स ऑफ लाइट, कितना छोटा क्यों ना हो, टीनिएस्ट सोर्स ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस एटम करते हैं। और एटम लाइट एमिट कैसे करते हैं, जरा इस बात पर विचार करो। होता क्या है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एनर्जी रिसीव करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप कर गए होते हैं, एनर्जी रिसीव करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप कर गए होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप कर रहे होते हैं, ऐसे नीचे जंप कर रहे होते हैं, तभी ये एनर्जी लाइट एमिट करते हैं। मीन्स एटम एमिट्स लाइट, एटम एमिट्स लाइट ओनली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, या फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। क्या गजब की बात है ना। And this takes a time interval of about 10 to the power -8 सेकेंड। यानी एटम को हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने के लिए, एटम के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने के लिए नियर अबाउट लगभग 10 to the power -8 सेकेंड लगता है। यानी एक एटम कंटिन्यूअस जो लाइट एमिट कर सकता है वो लगभग 10 to the power -8 सेकेंड तक कर सकता है। उसके बाद वो ब्रेक लेगा, फिर दूसरी लाइट एमिट करेगा। तो इस प्रकार से किसी एटम के द्वारा प्रोड्यूस लाइट केवल और केवल 10 to the power -8 सेकेंड के लिए कोहेरेंट या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली या कांस्टेंट फेज वाली हो सकती है। 10 to the power -8 सेकेंड तक कांस्टेंट फेज वाली लाइट हो सकती है। क्यों? क्योंकि 10 to the power -8 सेकेंड तक लाइट के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक एटम है, और 10 to the power -8 सेकेंड के बाद एमिशन ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल दूसरा एटम हो जाता है। तो एक एटम ने जो फ्रीक्वेंसी एमिट किया है, दूसरा एटम भी वही फ्रीक्वेंसी या वही फेज की लाइट एमिट करेगा, जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि tiniest source of light consists of millions of atoms. An atom, third point, an atom can produce a light continuously up to 10 to the power -8 seconds, the time during which its transition takes place from higher state to lower state. After that time, another atom is responsible for the emission of light. Thus, phase of the light emitted by the source can be constant for a time of about 10 to the power -8 seconds. After that, phase may be changed. Therefore, we can say that two different sources can never be coherent. दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। दो अलग अलग सोर्सेस सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट कभी भी एमिट नहीं कर सकते हैं। उनके द्वारा प्रोड्यूस लाइट में फेज डिफरेंस बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसलिए एक ही सोर्स से
डिफरेंट अरेंजमेंट्स के द्वारा, एक ही सोर्स से डिफरेंट अरेंजमेंट्स के द्वारा दो अलग अलग सोर्स फाइंड किए जाते हैं और उन्हीं से कोहेरेंट सोर्सेस बनाए जाते हैं। जैसा कि ये देखिए डबल स्लिट हमने फाइंड करके आपको बताया, ऐसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या हैं और कोहेरेंट सोर्सेस वर्क कैसे करते हैं। कैसे दो डिफरेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में साइड में कंसेप्ट डाल दिया जाता है कि बताइए दो अलग अलग सोर्सेस कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। तो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें आंसर में आपको यही देना है कि बाय ए सिंगल सोर्स on the basis of some arrangements we can find two coherent sources. Okay students, means अगर आपसे कोई पूछता है कि कंडीशन, what are the conditions to obtain coherent source of light, a pair of coherent source of light, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात होनी चाहिए कि टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी obtained by a single source of light। सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से ही ऑब्टेन किया जा सकते हैं। दूसरी बात ये होनी चाहिए द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, दोनों सोर्सेस को कोहेरेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं है, अलग अलग कलर के लाइट एमिट कर रहे हैं, एक से रेड है दूसरे से ब्लू है, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग प्रकार से सुपरपोजिशन होगा, वहाँ पे इफेक्ट्स जो है अलग अलग देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो उनका कोहेरेंट सोर्सेस के होने पर होना चाहिए बातें वो चीज़ें वहाँ पर अपीयर नहीं होंगी, यानी वो सोर्सेस पे कोहेरेंट नहीं हो सकते। मीन्स सोर्सेस को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। और तीसरी बात ये है, थर्ड कंडीशन है फॉर द कोहेरेंट सोर्सेस, ये है कि दोनों सोर्सेस द्वारा इमिट की गई लाइट के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए, है ना। अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स ये क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझाऊंगा। जैसे इसमें बात ये होती है कि ये कोई पॉइंट है, दो वेव एक साथ इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगी, है ना, दो वेव एक साथ इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगी, तो इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट का क्या होगा। हमने इनको अलग अलग जगह पे दिखाया है, लेकिन आप मान के चलिए इसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट वहाँ पे है इसको मान लीजिए ए है, इसी पॉइंट पर दोनों वेव एक साथ पहुँच जाती हैं, तो बताइए इस पॉइंट का क्या होगा। हाँ, ये पॉइंट तो मुसीबत में आ जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मानिए कि ये जो वेव आई है, ये वेव इसको 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर अप डिस्प्लेस कराना चाहती है, और ये वाले वेव इसको 3 सेंटीमीटर डाउन डिस्प्लेस कराना चाहती है। तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा, अर्थात डायरेक्शन अपोजिट है, इनका सम जो आएगा माइनस करने पाएगा, 2 - 3 -1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर डाउन। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ होगा। मीन्स इफ two or more waves superpose on each other, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। If 2 or more waves superpose on each other at a point, then the net displacement at that point will be equal to vector sum of क्या, vector sum of displacements produced by individual waves at that point। इंडिविजुअल वेव्स मतलब एक एक वेव के द्वारा, जैसे पहली वेव ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया 2 सेंटीमीटर, दूसरी वेव ने प्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट -3 सेंटीमीटर,
जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा -1 सेंटीमीटर, यानी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसी बात को स्टेटमेंट में अगर बोला जाए तो इसे बोला जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स क्या है, तो कहेंगे इफ 2 or more waves superpose on each other, if 2 or more waves superpose on each other, then superpose on each other at a point, then the resultant displacement at that point, then the resultant displacement at that point will be equal to vector sum of displacement produced by individual waves, vector sum of displacements produced by individual waves। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर होगी। इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। जैसे देखिए एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का भी क्रेस्ट, दोनों एक साथ किसी पॉइंट पे पहुंचा, x1 x2 है ना, वेव 1 वेव 2, क्रेस्ट क्रेस्ट मिला है। जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका क्रेस्ट दोनों के सम के बराबर होगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा x1 प्लस x2, रिजल्टेंट वेव होगी। दो वेव के क्रेस्ट एक दूसरे जगह पे मिलेंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सीधा सीधा, और नेट डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा मिलेगा, x1 प्लस x2 के बराबर मिलेगा। दूसरी बात, अगर दोनों के ट्रफ्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ट्रफ्स, एक वेव का ट्रफ्स मिला, ऐसे दूसरे वेव का भी ट्रफ्स मिल गया, दोनों वेव के ट्रफ्स एक साथ मिल गए, इसका डिस्प्लेसमेंट -x1 है, इसका भी -x2 है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी ना उसका ट्रफ्स काफी ज्यादा होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों के सम के बराबर रहेगा। ओके, क्योंकि सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो इनको ऐड कर लिया जाएगा इस तरीके से। तीसरी बात यहां पे आप देखिएगा, अगर एक वेव का कहीं पे क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ्स मिलता है, ये भी मान लीजिए x है, इसका ट्रफ्स भी x है, जितना अप है उतना ज्यादा डाउन, दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, तो पार्टिकल को जितना अप जाना है उतना डाउन जाना है, ना तो अप जाएगा ना तो डाउन जाएगा, अपनी जगह पे रेस्ट में बैठा रहेगा पार्टिकल, ये होगी रिजल्टेंट में ऐसे। ओके, ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट। यही है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है, कैसे क्रेस्ट क्रेस्ट मिले तो क्रेस्ट की साइज बढ़ गई, ट्रफ्स ट्रफ्स मिले तो ट्रफ की साइज बढ़ गई, क्रेस्ट और ट्रफ्स मिले तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी वहां पर कोई वेव अपीयर नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। कोहेरेंट सोर्सेस क्या है ये बताया मैंने आप लोगों को, सुपरपोजिशन ऑफ वेव बता दिया है, ठीक है। इतना आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर डिस्कस कीजिए, बताइए, आपकी प्रॉब्लम को हम जरूर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।